हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से आपसे पेपर में फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को सेट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2, जो हम लोग डिस्कस करने वाले बेहतरीन तरीके से। सेट 2 में आप लोगों में नंबरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप लोगों को होगी सेट 3 और सेट 4। मैंने आप लोगों को बताया था, जब मेरा पहला क्लास था उस समय मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया था कि अगर आप इस 4 वीडियो को देख लेंगे, इस 4 लेक्चर को जब देख लेंगे तो आपका सारा का सारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को पैसेज बनाकर रखना होगा। सेट 1 कोई ऐसा स्टूडेंट है आप में से जो अभी तक नहीं देखे, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। अगर आप कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इस कोर्स को बाय करना है। अगर आप आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर मुझे ओनली इकोनॉमिक्स का प्रिपेयर करना है तो ओनली इकोनॉमिक्स का भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो लेट ना करें, फी भी बहुत ही नॉर्मल है और यहाँ पे जो चीज़ बताया जाता है 100% सिलेक्टेड पेपर के साथ। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हम लोग देखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो नई स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक पढ़ाई पे दिल नहीं लगाए, कोशिश कीजिए दिल लगाने का, क्योंकि ये समय गुजर जाने के बाद फिर आपके जीवन में ये समय कभी लौट कर नहीं आने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पिछला वीडियो में आपको ये भी बताया था, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो 3 मार्क्स का, या तो आपके पेपर में आ जाए तो 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। लेकिन आपको ये ग्राफ में जो अभी बता रहा हूं, ये ग्राफ आपको आना एकदम याद रखे, कंठस्थ होना चाहिए। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ अगर जब तक आप पूरा आंसर लिख दिए हैं, आप आंसर लिखने के बाद आप ग्राफ नहीं बनाए हैं, इसका मतलब आप याद रखिएगा 5 मार्क्स का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ होता है क्या? ग्राफ। तो ग्राफ को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग आज उतर कर तैयार होता है वो होता है क्या कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को स्पष्ट करना है। यानी आपका सीमांत मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपको बताना है, और कुल उपयोगिता के बीच में रिलेशन क्या है इसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को रेखाचित्र की सहायता से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। अब इतना आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र बनाने के बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि ये रेखा जो चाहते अपने जो भी ग्राफ बनाई है, इस ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है। देखिए इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉट डॉट देना है। आप क्यों दे रहे हैं ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद ये मान लेते हैं आपका क्या है, तो याद रखिएगा टोटल यूनिटी है ना, बोल सकते हैं सर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कुल उपयोगिता। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करेंगे सर, इस तरह से आएगा हम लोग को सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूनिटी। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल यूनिटी। ऑप्शन याद रखिएगा। अगर इस तरह से जब हम इसको ग्राफ के थ्रू से जब हम इसको दिखाएंगे तो इस तरह से हम लोग एरो करके दिखाएंगे कि कितना ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सर MU यानी मार्जिनल यूनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। आपको इस तरह से इंडिकेट करना होगा, पहली बात। और अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम कब होगी, तो अधिकतम कब होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम तब होगी जब सीमांत उपयोगिता सबसे कम होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, समझिएगा। तो ये स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि x आपका y और 0 होता है, या हम लोग O भी बोल सकते हैं इसको, ये x होता है या y अक्ष होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंडिकेट करना है, जो मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेंशन कर चुका हूं। और अब आंसर कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, जब कुल यहाँ पे लिखना होगा ऊपर के रेखा चित्र से स्पष्ट करें, ये आपको लिखना ही होगा, तब ना उनको पता चलेगा कि हाँ इसी को देखकर उन्होंने इस आंसर बता रहा है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब कुल उपयोगिता, मैं थोड़ा सा छोटा करके जब मैं पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल में कुल उपयोगिता बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक बात को समझिए। बोल रहा है क्या कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है, तब सीमांत उपयोगिता घटती है। अभी मैंने जस्ट बताया कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता
बढ़ती है, ऑपोजिट रिलेशन रखना। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कंट्रास्ट करके रखिए, क्वेश्चन छपेगा ऑब्जेक्टिव में। जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, तब सीमांत उपयोगिता शून्य पर होती है। पहला पॉइंट, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घटती है। अगला पॉइंट, कुल उपयोगिता जब अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य पर पहुंच जाती है। डाउट, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट 3, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, जब कुल उपयोगिता हम लोग का घटने लगती है, देख रहे हैं ना टोटल यूनिटी, देखिए यहाँ पे जो सीमा क्या हो रहा है सर, कुल उपयोगिता जब घटने लगती है तो अब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब देखिए कहाँ हो रहा है, जब सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता जो होता है जब वो घटने लगती है, कुल उपयोगिता जब घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। आशा करते हैं तीनों पॉइंट को इस चैप्टर के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। डाउट, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हम लोग 3 ही पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का, या तो मैंने अभी जस्ट बताया 5 मार्क्स का छपेगी, लेकिन आपको चित्र बिना आपका आंसर नहीं सुनने वाला है कोई, याद रखिएगा। जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपका आंसर राइट नहीं होगा, इस बात को आपको एग्री करना है। अब जब अगर चित्र बना लेंगे ना मेरे लाल, ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आपको ग्राफ बनाने आ जाएगा ना, इसको आप याद करें या ना करें चुटकी में आएगा। क्यों पता है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य बिंदु पर पहुंचती है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता घटती जाती है वैसे वैसे हम लोगों का क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती जाती है। लाउडली इजी क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी के बीच में अंतर स्पष्ट करना। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, आएगा रे मेरे लाल, याद रखिएगा। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना एकदम कंठस्थ करके रखिए। सेट नंबर 1 बताया हूं, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 होगा हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी बंदा इस कोर्स को, इस सब कोर्स को बाय किया है वो 3 और 4 को वहां पे जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और मैंने आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बताया था सेट नंबर 1 में कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सेट कोशिश करूंगा आपके माइंड में डायरेक्टली सेटअप हो जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट, मांग में संकोचन मांग में कमी। मांग किसे कहते हैं तो समझिए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये कीमत है, याद रखिए, ये क्या है, कीमत है, ये क्या है, मांग है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। चलिए हम लोग आते हैं सर यहाँ पे, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग की गई मात्रा में कमी होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग की गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। जब कीमत स्थिर हो, क्या होता है, जब कीमत स्थिर हो तथा अन्य तत्वों में परिवर्तन से समान कीमत पर कम मात्रा की मांग की जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। मांग में संकुचन, मांग में कमी, ग्राफ से भी इनको इंडिकेट करना है। पॉइंट नेक्स्ट, इसका कारण कीमत में परिवर्तन है, इसका कारण अन्य तत्वों में परिवर्तन है। इससे मांग वक्र में दाएं और बाएं ओर से ऊपर की ओर जाती है। इसका जो मांग वक्र है यहाँ पे आप लोग में डायग्राम से देखिए तब आपको समझ में आएगा इजीली। इससे मांग वक्र में दाएं से बाएं और, दाएं से याद रखिएगा बाएं और गति के द्वारा दर्शाया जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है, ग्राफ का नजर एक बार दौड़ा ले किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। इसमें मांग वक्र में बाएं और परिवर्तन द्वारा दर्शाया जाता है, मांग वक्र में बाएं और परिवर्तन द्वारा दर्शाया जाता है। पहले का था अभी घट के हो गया, ये आपको दिख रहा है। आपको इसी तरह से लिखना होगा फाइनल एग्जाम में और क्वेश्चन टपकेगा। अब आते हैं नंबरिकल क्वेश्चन में, क्या आते हैं नंबरिकल क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले इसको ध्यान नहीं देना, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सर क्या है। इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तो आसान से भाषा में समझिए, बहुत ही सिंपल सा वे है। जब कोई वस्तु 5 रुपए से में बिक रही थी, अच्छा क्या बोल रहा है, बिक रही थी मतलब प्राइस होगा, तो लिखेंगे सर P1 इक्वल टू 5, क्या बोलेंगे P1 इक्वल टू 5। तो उसकी मांग का मतलब होता है सर क्वांटिटी, क्या होती है क्वांटिटी। Q1 इक्वल टू होता है 100, क्या होता है 100। फिर बता रहे हैं अब वस्तु का मूल्य बदलकर 8 रुपया हो जाता है, यानी पहले प्राइस P1 था तो P1 का मतलब 5, अब हो गया P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 रुपया, क्या हो जाएगी 8 रुपया।
अब आते हैं तब उसकी मांग घटकर हो जाता है 50 रुपया। 50 तो बताएंगे सर क्वांटिटी जो 2 होगी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। बस आपको इतना सारा लिखना है, आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा, चुटकी में आएगा आंसर। कैसे पता है? बस आप कोशिश कीजिए कि डेल्टा पी निकल जाए। डेल्टा पी इक्वल टू होता है P2 माइनस P1। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेल्टा का मतलब होता है सर डेल्टा P इक्वल टू P2 कितना दिया हुआ है सर? P2 8 दिया है। P1 कितना दिया है सर? P1 दिया है 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाता है, याद रखिएगा 3 हो जाता है। कितना? तो 3 डेल्टा P निकल गया। ठीक इसी तरह से हम लोगों को निकालना है डेल्टा Q। क्या निकालना है? डेल्टा Q। डेल्टा Q इक्वल टू हम लोगों को होता है सर Q2 माइनस Q1। ठीक है, अब डेल्टा Q इक्वल टू Q2 कितना दिया हुआ है सर? 50। कितना लिखेंगे? 50 माइनस Q1 सर 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। डेल्टा Q इक्वल टू माइनस 50। बस हम लोगों को यही करना था, सिंपल सा वे था। अब हमसे पूछा गया है मांग की मूल्य लोचन की ज्ञात करें। यानी इसका जो ईडी होते हैं ना, इलास्टिसिटी ईडी, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? याद रखिएगा डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P इंटू P1 बट्टा P2, P1 बट्टा Q1। याद रखिएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है मेरे लाल, समझिए, यहाँ पे लिखना है P1 बट्टा Q1। बस इतना सा लिखना है। बस इस पे आपको हम लोगों को पुट करते रहना है। कितना दिया है? डेल्टा Q। डेल्टा Q कितना दिया हुआ है? तो बताएंगे सर डेल्टा Q कितना होगा? तो बताएंगे सर डेल्टा Q अभी जस्ट निकाले माइनस 50। ठीक है, अब बात करते हैं सर डेल्टा Q अगर 50 दिया है तो सर डेल्टा P कितना दिया हुआ? 3, तो लिखेंगे 3। P1 कितना दिया सर? 5, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 5। Q1 कितना दिया है सर? 100, कितना लिखेंगे? 100। दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना? समझिए 50 दूनी 100 बोल सकते हैं। और इस तरह से हम लोग करेंगे सर 5 एकम 5 बटा 5 छके 30। ठीक है, 5 बटा कितना आ जाएगा? 6। और 5 बटा 6 को आप लोगों को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड। तो 0.006 48 बोल सकते हैं सर 48। फिर 0 देंगे 2, 0 8 6 8, फिर 6 दूनी 6 3 18, मतलब बोल सकते हैं सर 0.08। याद रखिए 0.008 याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर से आपको जब इससे डिवाइड देंगे 0. उसके बाद यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका 0.83, तो आपको आंसर होगा क्या? 0.83। क्या हो जाएगी? माइनस में होगा आपका 0.83। बस आपको इस तरह से करना है, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना होगा, क्या पता आपका आंसर किस में आया है? तो बोलेंगे सर हम लोग का आंसर तो माइनस में आया है। ठीक है, और जो ईडी होती है ना इलास्टिसिटी, याद रखिएगा इलास्टिसिटी डिमांडेड, तो हमारे इलास्टिक डिमांडेड हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 0.83। बस अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो प्लस में आंसर देना है, अगर प्लस में आ रहा है तो आपको माइनस में देना है, और कुछ नहीं करना है। बस हो गया, इतना सर आपको करना है और 3 मार्क्स आपके झोले में भर देंगे एग्जामिनर। डाउट? आशा करते हैं कि इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगा। 100%, 200% फाइनल एग्जाम में छपेगी। 200%, 1-2% नहीं, 200% आपके पेपर में छपेगी। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? एक होता है उल्टा यू आकार का, एक होता है यू आकार का क्यों होता है। समझिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसको आपको रट्टा लगाना होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको रट्टा लगाना होगा। क्यों बोल रहा पता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। पहले 6 मार्क्स का पूछा जाता था, अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को एकदम अपने खोपड़ी में सेटअप कर लीजिए। परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत, याद रखिएगा, यू आकार की होती है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा दिए गए कारकों मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इसमें वृद्धि होने लगती है। उसके बाद क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। पहले गिरती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का होती है। चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करना है, कुछ नहीं करना है। चित्र इस तरह से को बनाना है। यहाँ पे आपको 0 बैठाना है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और यहाँ पे उत्पादन की मात्रा को लिखना है, और यहाँ पे अल्पकालीन सीमांत लागत आपको यहाँ पे आपको लिखना होगा SMU लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से एक तरह से उल्टा यू आकार आपको इस तरह से चांद की तरह बना देना है। तो इजीली से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब आते हैं सर यहाँ पे आपसे सीमांत उत्पादन तथा कुल उत्पादन के बीच संबंध। सीमांत उत्पादन तथा कुल उत्पादन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लास अगर अच्छा लगे ना तो एक बार लाइक ठोकी दबा करके और एक बार जरूर बताएं सर, आप जो चीज बता दें हम लोग को सेटअप हो जाती है ब्रेन में, पहली बात। दूसरी बात है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन के बीच संबंध को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है। किस प्रकार? निम्न प्रकार हम लोग प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाना है, इस तरह से एक चित्र बनाना है और एक तरह से उल्टा यू लिखना है, एक उल्टा यू बनाना है और उसके बाद आपको बताना है सर ये होगा हम लोगों का एमपी मार्जिनल प्राइस और एक होगा एवरेज प्राइस, आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। अगर इसको कर लेते हैं ना तो याद रखिएगा आपका जो पॉइंट लिखना है, पॉइंट चुटकी में आंसर आएगा, पॉइंट का चुटकी में आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग को पॉइंट को कैसे लिखना है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर हम लोग। सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने पर, सीमांत उत्पादन में मार्जिनल प्राइस में वृद्धि होने पर औसत उत्पादन में एवरेज प्राइस में वृद्धि होती है। मैंने अभी जस्ट बताया इसमें अगर वृद्धि होगी तो उसमें भी वृद्धि होगा, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम वृद्धि होती है, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम वृद्धि होती है। जब तक सीमांत उत्पादन का मूल्य प्रचलित औसत उत्पादन के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है, औसत उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। सीमांत उत्पादन में कमी होने पर औसत उत्पादन में भी कमी होती है, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम कमी होती है। इस प्रकार सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को अधिकतम औसत उत्पादन के बिंदु के ऊपर से काटता है। इसलिए मैंने आपको बताया जस्ट यहाँ पे काटने का तरीका भी मैंने बताया, इसलिए यहाँ पे क्या होता है मिडिल टर्म पे जाकर यहाँ पे कटती है। ग्राफ अगर आप बना लेंगे ना तो ये सब आप इजीली से लिख सकते हैं। अगर एक दो बात आप स्टडी कर लेंगे तो लिखने में आपको कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये डायग्राम आपको आना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स नहीं है तो दो बात आप लोगों को याद रखना होगा, पहला डायग्राम, दूसरा नंबरिकल। ये दो चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाथ से सीमांत उत्पादन का नियम क्या है? अभी मैंने आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किया है। क्या है यहाँ पे एक बार आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेट 1, ये सेट 1 था आप लोगों का। इसी तरह से मैं आप लोगों को सेट 2 आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ पे सर? सेट 2 यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में बता रहा हूं, समझिए। जब मैं आप लोगों का सेट 3 प्रोवाइड करूंगा ना और सेट 4, तब आपको लगेगा कि सेट 1 से लेकर सेट 4 तक जब आप कर लेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका यहीं से छपेगी। जब सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 कर लेंगे। लेकिन सेट 2 1 और 2 तो आप लोगों को मिल चुका है, पर आपको 3 और 4 नहीं मिलने वाला है। मिलेगा उनको जो हमारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी जो बंदा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लेट ना करें, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाल क्लासेस के आपको, और आप क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। सीमांत उत्पादन का नियम यह बताता है कि जब एक आघात स्थिर हो और अन्य आघात के प्रयोग में वृद्धि करते हैं तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि औसत उत्पादन में गिरावट आने लगी। कुछ हद तक सीमांत हास्य उत्पादन नियम की संकल्पना परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित है। यह बताता है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए पश्चात इसमें गिरावट आने प्रारंभ हो जाती है। हास्य सीमांत उत्पादन को एक चित्र द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। एक चित्र द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि चित्र आपको माइंड में सेटअप करना होगा, चित्र आपको माइंड में फुल्ली सेटअप करना होगा। इस तरह से आपको चित्र बनाना है, 0 x y और एक तरह से आपको बना देना है, लेकिन इसका नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, मार्जिनल प्राइस। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ति क्या है? सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई किसे बोलते हैं? पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादन विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होती है। उस सप्लाई मतलब मुझे जरूरत है, मेरा सप्लाई है, नहीं। सप्लाई का मतलब आपको इस तरह से बताना होगा यहाँ पे जाके, जिस तरह से मैंने आपको बताया। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का आएगी, ये मेरी गारंटी है। जब आप फाइनल एग्जाम में देकर लौटेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? पहला बात। दूसरा है इसकी प्रमुख विशेषता बताना है। याद रखिएगा, रट ले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 200% आएगी। 100 नहीं, 200% ये क्वेश्चन आएगी आपके पेपर में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता। सबसे पहले देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता
उसे कहते हैं, खास करके एप्लीकेशन वाले आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, 100% छपेगा, 100 नहीं ये 200% आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी, याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां पे क्रेता, क्या बोल रहे हैं सर, क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। एक समान वस्तु का उत्पादन होता है और एक ही प्रकार के समान उत्पादन होता है। अगर वह साबुन बेच रहे तो सब साबुन बेचेंगे, अगर सब चाउमीन बेच रहे तो सिर्फ चाउमीन बेचेंगे, सब अगर मटन बिक रहे तो सिर्फ मटन बिक रहे, कोई कपड़ा बिक रहे तो सिर्फ कपड़ा ही बेचेंगे। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित है। अगर मेरे दुकान में किसी कपड़ा का दाम अगर 5 रुपया है तो दूसरा दुकान में भी 5 रुपया होगा, तीसरा दुकान में भी 5 ही रुपया होगा, चौथा दुकान में भी 5 रुपया होगा। इसी तरह से जितना भी दुकान बसेंगे उस मार्केट में सारा का सारा दुकान का प्राइस जो है सेम होगी। अब आते हैं सर इसकी ख्वाहिश क्या है, इसकी ख्वाहिश नहीं, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो देखते हैं इसकी खासियत क्या है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, एकदम टू द पॉइंट आपको फाइनल एग्जाम में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में लिख के रख ले, 5 मार्क्स का छपेगा। पॉइंट 1 क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक संख्या, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही बात। और इस तरह से आपको लिखने के बाद, मैं लिखने का स्टाइल भी बता रहा हूं एग्जाम में, इस तरह से लिखे, इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको ना आप लोग इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो इसका माइंड डायरेक्टली वहां पे सेटअप हो जाए। पहली बात आते, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, क्रेता और विक्रेता की संख्या काफी ज्यादा होगी, मैंने अभी जस्ट बताया, जिसके कारण कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। जिसके कारण कोई भी क्रेता हो, कोई भी खरीदने वाला हो या बेचने वाले हो, बाजार की जो भी कीमत होगी उसको प्रभावित, इफेक्टेड नहीं पहुंचा सकता है। पॉइंट 2, समरूप वस्तु, समरूप वस्तु मतलब समान वस्तु। इस बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाई समरूप होती है। अगर कोई, मैंने अभी जस्ट बताया ना, कोई आलू बेच रहा है तो आलू ही सिर्फ मिले, कोई कपड़ा तो कपड़ा ही, कोई मोबाइल तो मोबाइल ही बेच रहा है, कोई अगर बोर्ड बिक रहा है, पेनल बिक रहा है तो उससे पेनल ही बिकेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकास, यानी वहां पे हम लोग जाने में ना कोई टैक्स लगेगा ना निकलने में टैक्स लगेगी, वो आपको यहाँ पे बताया रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नई फॉर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फॉर्म उद्योग से बाजार जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों के उद्योग में आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं होती है, न आने का प्रतिबंध न जाने का प्रतिबंध। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। डाउट होगी तो बिल्कुल आप लोग बताएं, सर आप जो चीज़ बताते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आता है, या तो समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। उन लोगों को अगर पता नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक्स में कैसा क्वेश्चन आएगा तो उन लोगों को पता चलेगा ना, थोड़ा सा भी तो लोग पढ़ लेंगे तो इजिली से वो 70-80% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या डिफरेंट है। बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। सामान्य कीमत किसे बोलते हैं? सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में मांग तथा पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। क्या होती है? पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। आगे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। अभी मैं देखिए 3-4 पॉइंट लेकर आया हूं, आप इसमें से किन्हीं 3 पॉइंट को ही आपको मतलब याद रखना है। मैं 5 पॉइंट इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप 5 में से कम 3 तो याद रख पाएंगे। इस कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभाव रहती है, क्योंकि अति अल्पकाल में पूर्ण स्थिर रहती है। इसको आप लोग नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यह कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, जिसके कारण अल्पकालीन बाजार की कीमत में औचन दृष्टिगोचर होती है। दीर्घकाल में इसमें आपको बताना है, अल्पकाल के बारे में इसमें आपको दीर्घकाल के बारे में बताना है। इस कीमत में उत्पादक को असामान्य लाभ या हानि भी होती है। इस कीमत में उत्पादन को केवल लाभ होती है, इसमें लाभ और हानि दोनों होती है। किसमें? तो बताएंगे सर बाजार कीमत में हम लोगों को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हम लोगों का किसका, सामान्य कीमत का, तो हम लोगों का सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। यह कीमत अल्पकालीन होती है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ज्यादा तो नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ये क्वेश्चन 100%, 100 नहीं, इसको मैं बोल सकता हूँ 300% ये क्वेश्चन छपेगा।
100% नहीं बल्कि 300% इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, छपेगा। जब मैं बोल दिया हूं इसका मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, पूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार में क्या डिफरेंट है। मैंने आपको जस्ट बताया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होती है। कहा गया है औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। क्या होती है? औसत आगम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है। औसत एवरेज, आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एकदम आप लोगों को टू द पॉइंट ऐसा ही लिखना होगा जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। वस्तु की कीमत सामान्य लागत से अधिक होती है। ठीक है, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पन्न संभव, दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन एवं संतुलन संभव है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीर्घकालीन में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। दीर्घकालीन में केवल लाभ की मिलता है, इसमें सिर्फ लाभ ही मिलेगा, चाहे लागत घटती हो या स्थिर हो या बढ़ती है। पॉइंट नेक्स्ट, उत्पादन। आप लोगों के एग्जाम में 5 ही पॉइंट लिखना है। मैं 6-7 पॉइंट इसलिए लेकर आया हूं ताकि 1-2 पॉइंट अगर आप याद करने समय अगर 1-2 पॉइंट को अगर मिस कर देते हैं तो आपको याद, कम से कम याद तो हो। 6 में से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इसलिए मैं 1-2 पॉइंट हमेशा ज्यादा लेकर आता हूं। उत्पादन स्तर अधिक हो और कीमत कम होती है। इसमें उत्पादन स्तर अधिक होती है और कीमत प्राइस लो होती है। कीमत ऊंची और उत्पादन स्तर कम होती है। कीमत ऊंची होती है और उत्पादन स्तर कम होती है। फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है। फर्म अपने अनुकूलतम आकार में, यहां पे देखिए क्या लिखा है, आकार से कम पर संतुलन होती है। फिर से मैं लाउडली बोल रहा हूं, फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है। फर्म अपने अनुकूलतम आकार से कम पर संतुलन होती है। यहां पे आपसे पूछा गया है कम होती है और यहां पे आपसे पूछा गया है क्या? आकार में। याद रखिए, दोनों को आप लोगों को याद रखना होगा। आगे पॉइंट पे आते हैं। संतुलन कीमत रेखा क्या है? अब आते हैं सर हम लोग संतुलन कीमत रेखा हम लोगों का क्या है, समझिए। संतुलन कीमत क्या है? रेखाएं चित्र द्वारा दर्शाइए। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग को दर्शाना है। संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। क्या बोला? एक संतुलन कीमत वह कीमत है, बैलेंस प्राइस, दैट इज वह प्राइस, वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है, या जहां क्रेता की खरीद होती है तथा विक्रेता की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्ति द्वारा होती है। इस तरह से आपको लिखना है और 3 मार्क्स आपको झोले में भर के एग्जामिनर आपको दे देंगे। और आपको चित्र बनाना होगा। चित्र बहुत ही इजी है, इकोनॉमिक्स का चित्र इजी है, लेकिन माइंड में जो सेटअप होती है ना वही सबसे मेन होती है। कहीं इधर का चित्र उधर ना हो जाए, बस आप लोग यही चीज सोच कर रखना है। अगला पॉइंट आते हैं, अल्पकालीन आधार बाजार क्या है? 200%, कितना परसेंट? 200% आपके पेपर में छपेगी। याद रखिएगा, अल्प अधिकार बाजार किससे कहते हैं? इस बाजार की क्या विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किससे कहते हैं? इसकी क्या क्या विशेषता है? मैंने अभी जस्ट बताया था ना जी। अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ उत्पादन समरूप अथवा विवेकपूर्ण वस्तुओं उत्पादन करते हैं। यदि वह एक दूसरे के प्रतियोगी होती है तो कलाकार प्रतियोगिता होती है, तथा यदि वह संघ बना लेती है तो एक अधिकार जैसी व्यवस्था होती है। इसका डिफरेंशियल अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो पॉइंट है, खासियत है, विशेषता, इसको आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, इस बाजार में थोड़ी संख्या में बड़े उत्पादक तथा बड़ी संख्या में क्रेता होती है। यानी इसमें दुकानों की संख्या कम होती है। किसमें जल्दी बताएं? अल्प अधिकार बाजार में। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा। बेचने वाले लोग थोड़ा होते हैं और खरीदने वाले पूरा होता है, पूरा गजागज भरा होता है, ठीक है। पॉइंट 2, इस बाजार में एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता पाई जाती है। एक अधिकार तथा एक आधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता पाई जाती है। पॉइंट 3, उद्योग की विभिन्न फर्म में कीमत उत्पादन संबंधित निर्भरता पाई जाती है। उद्योग में कीमत स्थिरता पाई जाती है। उद्योग में क्या होती है? कीमत निर्धारण स्थिरता पाई जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत एक बार निश्चित हो जाए तो दीर्घकालीन के लिए टिकी रहती है। यानी एक बार वस्तु की कीमत अगर निश्चित हो जाए, वस्तु की जो भी प्राइस होगी, अगर वो मोहर लगा दिया जाए तो वो बहुत दिनों तक चलती है, ठीक है, टिका रहती है।
आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको मिलेगा एक दबा के सेट 3, तो आप लोग एक बार दबा करके कमेंट करें सर हम लोगों को सेट 1 भी समझ में आ गया होगा, सेट 2 भी हम लोगों को समझ में आ गया है, सेट 3 प्रोवाइड करें। तो सेट 3 प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। सेट 3 के लिए आप लोगों को इस सब कोर्स को जो भी आप क्लास से रिलेटेड है या जो भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं, इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए। सारा का सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं सेट 3 के साथ। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नया वीडियो में।